नमस्कार दोस्तों। हम ओशो के बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। उनके प्रवचन का हिंदी ट्रांसलेशन है जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था वह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। वह एक छोटी सी रियासत थी जिस पर एक मुसलमान बेगम शासन करती थी। देखने में वह भी इंग्लैंड की महारानी जैसी ही थी। वह बुर्का पहनती थी। कभी कभी वह हमारे गांव आती थी और सारे गांव में केवल हमारा ही घर ऐसा था जहां पर वह ठहर सकती थी। इसके अतिरिक्त उसका नानी से बहुत प्रेम था। मैंने पहली बार इस बेगम को बिना बुर्के के तब देखा जब वह नानी से बात कर रही थी। उसको देखकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह अति साधारण सी दिखाई देने वाली औरत बेगम है। तब मेरी समझ में आया कि ऐसी औरतों को पर्दे के भीतर क्यों रहना चाहिए। वह कुरूप थी लेकिन उसकी मुस्कान सुंदर थी। यह संसार भी विचित्र है। बहुत से सुंदर लोग जब मुस्कुराते हैं तो क्रूप दिखाई देते हैं। मैंने बचपन में गांधी को देखा था। वे बिल्कुल क्रूप थे किंतु वे मुस्कुराना जानते थे। उनकी मुस्कान बहुत ही सुंदर थी। मुझे तो वह उनकी मुस्कान ही पसंद है। उनकी दूसरी सब बातें तो बेकार हैं। मेरा गांव भोपाल रियासत में था और भोपाल की बेगम कभी कभी हमारे यहाँ आती थी। वह हमारी नानी से इतनी प्रभावित थी कि उसने नानी को आगामी उत्सव के लिए भोपाल आमंत्रित किया। मेरी नानी ने कहा कि मैं अपने इस छोटे बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर बेगम ने कहा कि इसको भी अपने साथ ले आना। मुझे भी यह बच्चा बहुत प्यारा लगता है। किंतु उस समय उस औरत को देखकर बहुत डर लगता था। लेकिन बेगम के मेहमान बनकर भोपाल जाना और वहाँ उसके सुंदर महल में रहने की उत्सुकता के कारण मैं अपनी नानी के साथ उस बार से उत्सव को देखने गया। वह महल तो सचमुच बहुत ही सुंदर था। वह 500 एकड़ ज़मीन से बना था और 500 एकड़ की उसकी झील थी। बेगम ने हम मेहमानों की बहुत खातिर की। बाद में उस महल के बारे में एक अजीब संयोग की बात हुई। जिस दिन मैं हिमालय में रहने के लिए तैयार हो गया उस दिन उस बेगम के बेटे ने फ़ोन किया कि अगर हमें पसंद हो तो वे अपना महल हमें देने को तैयार हैं। मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी तो सारी रियासत का विलय भारत में हो चुका था और उनके पास केवल 1000 एकड़ ज़मीन और वह महल ही बचा था। भारत में भोपाल की झील सबसे बड़ी झील है। वह इतनी बड़ी है कि संसार में इतनी बड़ी दूसरी झील शायद ही हो। है तो वैसे, किंतु मैंने उत्तर दिया कि अब तो बहुत देर हो गई। मैंने हिमालय जाने का निर्णय कर लिया है। भोपाल के राजकुमार और उसकी माँ से कहना कि मैं उनका बहुत आभारी हूँ। 7 साल तक मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ 1000 एकड़ ज़मीन लेने की, किंतु ये राजनीतिज्ञ सदा बीच में अपनी टांग अड़ा देते थे। मेरे सेक्रेटरी को भी मेरी यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये लोग मुफ्त में आपको इतना बड़ा महल भेंट कर रहे हैं और आप इनकार कर रहे हैं। उस राजकुमार को भी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उस महल को बचपन में और अपनी युवावस्था में भी देखा था और मुझे मालूम है कि वह बहुत ही खूबसूरत इमारत है। लेकिन मुझे इनकार करना पड़ा क्योंकि तब तक मैं हिमालय जाने का निर्णय ले चुका था। किंतु कभी कभी इनकार करके मुझे संतोष होता है। मुझे मालूम था कि अगर मैं उस महल को लेना स्वीकार कर लेता तो मुसीबत शुरू हो जाती। एक के बाद एक कोई ना कोई अड़चन डाली ही जाती। ये अशिक्षित, अनैतिक, बेईमान राजनेता जो इतने शक्तिशाली बन गए हैं अवश्य बीच में कूद कर बात को बिगाड़ देते। मैंने इनकार कर दिया किंतु उनको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है और
वे अभी भी बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वे राजकुमार को बहुत परेशान कर रहे हैं कि उसने वह महल मुझे भेंट देने का प्रस्ताव क्यों किया। मुझे खेद है कि मुझे उस आदमी को इनकार करना पड़ा जो उस महल के प्रस्ताव को लेकर आया था, किंतु मैं क्या करता। तब तक मैं निर्णय कर चुका था और एक बार निर्णय लेने के बाद मैं पीछे नहीं हटता। मैं भोपाल की बेगम के बारे में बता रहा था कि उसका मेरी नानी से बहुत प्रेम था। एक बार उसने मेरी नानी से पूछा, आप लोग इस लड़के को राजा क्यों कहते हो? उस रियासत में किसी को भी राजा नाम से नहीं पुकारा जा सकता था। मेरी नानी ने बेगम को उत्तर दिया, यह मेरे हृदय का राजा है। मैं इस रियासत को छोड़ दूंगी लेकिन इसका नाम नहीं बदलूंगी। मैंने नानी से कहा कि नाम में क्या रखा है, इसके लिए गांव छोड़ने की क्या ज़रूरत है। किंतु नानी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही हमें यह रियासत छोड़नी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। 1 वर्ष के बाद जब मैं 9 वर्ष का था, हम लोगों ने गांव को सदा के लिए छोड़ दिया। नानी मुझे दुलार से सदा राजा कहकर ही पुकारती। बाद में मैंने स्वयं अपना नाम बदल कर, क्योंकि राजा कहने का अधिकार केवल मेरी नानी का था और किसी का नहीं। लेकिन मैं बेगम इस नाम से अप्रसन्न हो गई। ये राजा, रानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि बड़े बड़े लोग वस्तुतः कितने छोटे हैं, कितने गरीब हैं, अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी मूढ़ होते हैं। मैंने नानी से कहा, बेगम मेरे नाम के कारण आप प्रसन्न नहीं हैं। उसको तुमसे ईर्ष्या हो रही है और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम मुझसे सहमत हो या ना हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि उस दिन से मैंने कभी किसी से यह नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या गलत। ना किसी को मैंने अपनी बात से दखल देने दिया है। इसलिए मैं सत्य का, सौंदर्य का, प्रेम का, स्वाद चख सका हूँ, उनका आनंद प्राप्त कर सका हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे नाना कैसे रास्ते में ही मर गए। मृत्यु से वह मेरा पहला साक्षात्कार था। वह बहुत सुंदर साक्षात्कार था। मेरे नाना बहुत धीरे धीरे मरे और सौभाग्य से उस समय मैं उनके पास था। मैंने मृत्यु को धीरे धीरे घटते देखा और मैंने मृत्यु के महान मौन को भी देख सका। इतना अच्छा हुआ कि उस समय नानी भी वहीं थी। शायद उनके बिना मैं मृत्यु के सौंदर्य को ना देख सकता, क्योंकि प्रेम और मृत्यु दोनों एक जैसे हैं, शायद एक ही है। नानी मुझसे बहुत प्रेम करती थी। उनका प्रेम मुझ पर बरसता रहा और मृत्यु धीरे धीरे घटती रही। एक बैलगाड़ी, अभी भी मुझे उसके पहिए की आवाज़ आ रही है। बूढ़ा बैलों पर निरंतर चिल्ला रहा है, उनको चाबुक मार रहा है। चाबुक की आवाज़। मेरी नानी मेरा हाथ पकड़े हुए थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, किंतु मैं उन क्षणों को भूल नहीं सकता। मेरे भीतर वे इस प्रकार अंकित हो गए हैं कि शायद मेरी मृत्यु भी उनको नहीं मिटा सकेगी। मरते समय भी मुझे उस बैलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, किंतु मैं उस क्षण में पूर्णतः उपस्थित था। मेरे नाना का सिर मेरी गोद में था। मेरे हाथ उनकी छाती पर थे और धीरे धीरे उनकी सांस बंद हो गई। जब मैंने देखा कि वे सांस नहीं ले रहे हैं तो मैंने नानी से कहा, अब वे सांस नहीं ले रहे। नानी ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, वे बहुत दिन तक जी लिए, इससे अधिक मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे क्षण भूलने के योग्य नहीं होते, किंतु इतना याद रखना कि कभी और अधिक की मांग मत करना, जो है पर्याप्त है। सच में ओशो की जैसी स्पष्टवादी सोच पर मुझे संदेह होता था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैं सही बता रही हूँ कि कोई इंसान ऐसे कैसे बिना झिझके, बिना सोच वो करे कि लोगों की बातों में इतने अच्छे से कैसे सत्य को बोल देता है।
अब समझ में आता है कि जिसका बचपन इस तरह से गुजरा हो उसका इस तरह का व्यक्तित्व बनना स्वाभाविक भी है और सामान्य भी है। लेकिन हम जैसे लोग जो कि समाज की दबी कुची रीतियों की कुरीतियों के चक्र में अच्छी तरह से भुने गए हैं, हमने हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के जो जंजीरें, जो लिमिटेशन, सीमाएं लगाई हैं, वो बहुत ही ऐसी हैं जिन्हें हम काट नहीं सकते, छांट नहीं सकते, बट हैं वो हमारे साथ। उसको पढ़ के बहुत क्लियरिटी आती है, इसमें कोई शक नहीं। सो थैंक यू सो मच।